Dear student, in SST we are discussing geography next chapter as entitled agriculture. In this chapter we have learned some basic concept regarding to the agricultures and classification of agriculture. As well as we have already discussed about the primitive subsistence farming and one more is intensive subsistence farming. तो इन दोनों में हमने ये देखा कि जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थी ये बहुत ही पुराने समय से चली आने वाली एक एग्रीकल्चर की मेथड रही है। आज की डेट में हम सिर्फ इसको ट्राइबल्स तक हम सीमित देख सकते हैं, जबकि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ये ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें एक परिवार लग करके अपने खान पान की चीज़ों के लिए फार्मिंग को करता है। इनमें हम कहें तो एक छोटे से स्मॉल लैंड पैच पे एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसमें अधिकतर वर्क हैंड से होते हैं। इसमें इरिगेशन भी की जाती है, फर्टिलाइज़र का हाई इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये एक घर की सर्वाइवल के लिए, एक फैमिली सर्वाइवल के लिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज में लाई जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। नाम से भी हमको क्लियर हो रहा होगा कि कॉमर्शियल फार्मिंग ऐसी एग्रीकल्चर का मेथड जिसमें हम पूरी तरीके से अपनी बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हों। इसमें बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े खेत होते हैं। उन खेतों पे मशीनों का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, डिफरेंट टाइप्स के एंटीसाइड्स यूज़ करना, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक हायर प्रोडक्टिविटी की जाती है। और उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट कमाने के लिए होती हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग हम की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकम का एक बेहतर सोर्स होती है। सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट। लैंड होल्डिंग्स आर बिग एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। कि लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं यानी जो खेत वगैरह होते हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और अधिकतर काम मशीनों की मदद से किए जाते हैं। हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड, इट मीन्स HYV सीड। HYV सीड का मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके सीड्स की प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाई जाती हैं, तो ऐसे सीड को HYV सीड कहा जाता है। तो इस टाइप की बेहतर सीड यानी बीजों का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड भी यूज़ होता है इंसेक्ट्स वगैरह से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड सेम काम करते हैं। वाटर फॉर इरिगेशंस के लिए वाटर बहुत अच्छे तरीके से उसमें यूज में लाई जाती है और इसके लिए मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन सभी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ताकि हम अपनी लैंड मास से जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उससे हम बेहतर, उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें। सो इट इज़ योर कॉमर्शियल फार्मिंग कि हायर प्रोडक्टिविटी को प्राप्त करने के लिए HYV सीड का इस्तेमाल करना, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड इरिगेशन की बेहतर सुविधाओं का इस्तेमाल हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग में की जाती है। इसी में एक कमर्शियल फार्मिंग का बेस्ट एग्जांपल है प्लांटेशन। सो लेट वी डिस्कस अबाउट इट। व्हाट इज इट्स मीनिंग? अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अगर हम प्लांटेशन की मीनिंग करें तो हम कह सकते हैं कि प्लांटेशन is a method or a form of agriculture in which a single crop is grown on a large area। कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर का वह मेथड है जिसमें कोई एक क्रॉप एक बहुत बड़ी एरिया पे ग्रोन अप की जाती हूँ या उनकी प्रोडक्टिविटी की जाती हूँ। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है टी का, रबर हुआ, कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो ये सब हमारे प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग में
आती हैं। लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में अगर हम देखें तो एम्प्लॉयज़ जो लेबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे हम टी प्लांटेशन की बात करें तो टी प्लांटेशन में एक अच्छे खासे लेबर फोर्स की डिमांड होती है और बहुत सारे पीपल्स मिलते हैं तब जा कर के हमारा टी प्लांटेशन सक्सेस होता है। सेम वे में कॉफ़ी प्लांटेशन हुआ, रबर प्लांटेशन है, तो इन सभी में हायर लेबर प्रोडक्टिविटी की डिमांड, आपके लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। गुड मैनेजरियल एबिलिटीज़ रिक्वायरमेंट। प्लांटेशन में मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए कि जो पर्सन एक क्रॉप या सिंगल क्रॉप को ग्रोन अप कर रहा हो, प्लांटेशन करा रहा हो, तो उसके पास की खुद की ज़मीन अपनी हो, ज़्यादा बेहतर होगा। उस पर मैनेजमेंट अच्छा हो। मैनेजमेंट का मतलब कि उस पर प्लांटेशन यानी उसका इरिगेशन हुआ, सोइंग है, डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हमारी एग्रीकल्चर में लग रही उनको टाइम टू टाइम करना, बेहतर तरीके की रिक्वायर्ड लेबर फोर्स को उसमें अप्लाई करना, मशीनों का अच्छा इस्तेमाल करना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या सीड्स वगैरह की बेहतर क्वालिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना। सो मैनेजर एबिलिटी भी वहाँ पे बहुत बेहतर होती है। साथ ही साथ इनका जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक लेकर जाना, मार्केट के अकॉर्डिंग उसकी डिमांड को देखना, उसके बेस्ट भी इसका प्लांटेशन बेहतर बनाना, दैट इज़ द गुड मैनेजर एबिलिटी। ह्यूज अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन में हमको खर्च भी अच्छा करना होता है, इट मीन्स इनकम, पैसे वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत अच्छी लगती है। अगर बेहतर है तो उसका हमको बेनिफिट भी अच्छा मिलता है। A well-developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and market is required. अगर हम देखें तो प्लांटेशन को यानी हमको जो अगर प्लांटेशन करना हो, प्लांटेशन फार्मिंग अगर करनी हो तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना हो। पहली चीज़, ट्रांसपोर्ट की नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन का साधन अच्छा होना चाहिए कि हम आसानी के साथ हम अपनी एरिया से मार्केट में कम्युनिकेट कर सकें, किसी जहाँ पे हमको रॉ मटेरियल जहाँ से मंगाने वहाँ पे हम बात कर सकें, लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। और किन के बीच में होना चाहिए, प्लांटेशन एरिया के बीच में, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पर इसको प्रोसेस के लिए भेजा जा रहा है, मार्केट जहाँ पे हम इसको बेचने के लिए भेजें। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं टी प्लांटेशन, तो टी प्लांटेशन के लिए तो हमको सबसे पहले एक बेहतर उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमको बेहतर क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगी। क्लाइमेटिक कंडीशन सेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी इस एरिया से ट्रांसपोर्ट कितना बेहतर है, हम किस जगह पे अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाएं जहाँ से हम इसकी पैकेजिंग कर सकें, जो टी है उसका हम पैकेजिंग कर सकें उनको मार्केट तक भेजने के लिए। तो हम हमारे जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ से फिर प्लांटेशन एरिया और जो मार्केट है इनके बीच में एक बेहतर ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होना चाहिए और कम्युनिकेशन का नेटवर्क होना चाहिए। So it is your plantation. It means types of agriculture is just finished here. Now let us discuss one more most important topic, that is the cropping season in India. तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्रॉपिंग सीज़न क्या होता है। क्रॉपिंग सीज़न का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी विशेष तरीके की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना। तो इस बेस पे हम ये देखते हैं कि कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चल रही है, उसके बेस पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि इस समय में इस तरीके की क्रॉप्स बेहतर हो सकते हैं। तो हमने कहा कि हाँ, इस तरीके की क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए ये क्लाइमेट कंडीशन ज़्यादा अच्छी होंगी और ये हमको किस मंथ से किस मंथ के बीच में मिल रही हैं। तो इसी को कहा गया है क्रॉपिंग सीज़न। तो क्रॉपिंग सीज़न हम देखें तो इंडिया में हमारी क्रॉपिंग सीज़न 3 होती हैं। पहला होता है रबी क्रॉप,
सेकंड खरीफ क्रॉप एंड थर्ड इज जायद। तो ये तीन प्रकार के क्रॉपिंग सीजन हमारे इंडिया में मिलते हैं। तो अब हम वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। कि रबी क्रॉप को हम विंटर समय में इतने जब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी शोइंग करते हैं, यानी जो रबी क्रॉप्स की जो बुआई होती है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाती है। और हार्वेस्टिंग यानी इसकी कटाई कब होती है? तो जब समर स्टार्ट होता है, यानी अप्रैल से जून के बीच में रबी क्रॉप्स को हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। द क्रॉप रिक्वायर लेस टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल। अब इसकी खासियत क्या है कि रबी क्रॉप्स जो होती हैं इन्हें टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही लेस चाहिए, यानी कम रेनफॉल चाहिए, कम टेम्परेचर चाहिए। हायर टेम्परेचर में ये बहुत अच्छा ग्रोन अप नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर का मंथ अगर हम देखें तो इस समय हमारी तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये ऐसे मंथ होते हैं जिस समय हम ये महसूस करते हैं कि ठंडी हमारी बहुत अच्छी होती है। फिर आपके जनवरी फरवरी में भी हमारी मौसम क्या होता है? ठंडा होता है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है। तो इसी सिचुएशन में हमारी रबी क्रॉप्स बेहतर ग्रोन अप करती हैं और समर स्टार्ट होने तक ये रबी क्रॉप्स हमारी बेहतर हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं और हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ मेनली ग्रोन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया के किस जगहों पे ये ज़्यादातर मिलती हैं, तो इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है जिसमें आपका ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये जो हमारी एरियाज़ हैं इनमें हम बहुत बेहतर इनका प्रोडक्शन देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, तो नॉर्थ वेस्टर्न में भी हम देखें तो पंजाब का एरिया आ जाएगा, फिर आपका राजस्थान का थोड़ा बहुत एरिया हम देख सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो एरियाज़ होंगे उनमें हम बहुत बेहतर तरीके से इनका ग्रोन अप देख सकते हैं। और रबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स में हम बात करें तो इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट जो क्रॉप्स है वह है वीट। तो वीट की कंडीशन हम लोग जो गेहूँ प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी आप कंडीशन आप देख सकते हैं कि वीट को हम अक्टूबर से नवंबर के दिसंबर मंथ में हम क्या करते हैं? उसकी सोइंग कर देते हैं, उसकी बुआई कर देते हैं और अप्रैल से जून के बीच में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। वैसे ही बरली है, पीज़ है, मस्टर्ड है, ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स मिलती हैं। अगली है हमारी खरीफ क्रॉप। इनकी हम बात करें तो जब हमारा मानसून स्टार्ट होता है, यानी ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आने वाला होता है या मानसून की जब शुरुआत होती है उस समय में हम खरीफ क्रॉप की को ग्रोन होते हुए देख सकते हैं। तो इसकी जो बुआई होती है वह जून के मंथ में होती है। सो लेट इट डिस्कस कि ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, कि मानसून के आने के साथ ही साथ खरीफ क्रॉप्स की ग्रोइंग शुरू होती है। सोन इन द मंथ ऑफ जून and harvested in the month of September to October। खरीफ क्रॉप्स को की जो बुआई होती है वह जून के मंथ में की जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इट मीन्स हम इसकी कटाई कर लेते हैं। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ। खरीफ क्रॉप्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इस समय इनको टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी चाहिए। अगर इन दोनों में कोई लेस होता है तो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेन क्रॉप्स की अगर बात की जाए तो राइस है, ज्वार है, बाजरा, जूट, इस तरीके के क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स में रखते हैं। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आएगा राइस। राइस को हम देखें तो हमारी मेन आपकी फूड क्रॉप्स है या ग्रेन क्रॉप्स हम इसको कहें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, जूट, ये सब हमारी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। इट इज़ ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री ड्यूरिंग द समर सीजन।
समर सीजन के दौरान हम इसको देख सकते हैं कि ये पूरी कंट्री में इसका ग्रोन अप होता है। इट मीन्स कि इसकी जो बढ़ने की बात होती है या इस क्रॉप के ग्रोन अप होने की जो बात होती है वो समर सीज़न में लगभग सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलती है इसकी ग्रोइंग। कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों की बात करें कहाँ पे ये बहुत फेमस है खरीफ क्रॉप्स, स्पेशली वीट की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे तो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर हमारी जो राइस है यानी जो पैडी है वह साल भर में 3 बार हम इसकी बुआई की जाती है। तो हम देखें तो असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हमारी पैडी ग्रोन अप होती है। इट मीन राइस का प्रोडक्शन इन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा अगर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट की बात की जाए तो वो हमारा वेस्ट बंगाल होता है। इनको हम 3 सीजन में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे आस, अमन एंड बोरो। ये क्रॉप का नाम है कि जैसे आस समय में होती हैं, फिर अमन के नाम से इनको बुआई की जाती है, फिर बोरो के नाम से इन खरीफ क्रॉप्स यानी जो राइस है, जो पैडी है, इनका ग्रोन अप किया जाता है। अगला है हमारी जायद। कि ये जो जायद क्रॉप्स होती हैं इनका जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। इट इज़ कल्टिवेटेड इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। कि अगर हम बात करें कि जायद क्रॉप्स जो होती हैं ये मैक्सिमम रबी और खरीफ की जो के बीच में जो समय आता है थोड़ा बहुत 1-1.5 महीने का है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है कि हमारी खरीफ क्रॉप्स गायब हुई, रबी हुई या रबी यानी रबी क्रॉप्स को हमने क्या किया, कटाई की, खरीफ को स्टार्ट करने से पहले इनके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है उन्हीं के बीच में हमारी जायद क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं। इट इज़ अ शॉर्ट सीजन क्रॉप विच रिक्वायर लेस वाटर। यानी इसमें हम देखें तो इनके बीच में देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बारिश भी कम होती है। इस शॉर्ट सीज़न में ही ये इनको लिए बेहतर कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। सो मैक्सिमम इसमें कुछ हमें फ्रूट बेस्ड क्रॉप्स दिखाई दे देती हैं लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, ककम्बर। फिर हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स होती हैं जो हम अधिकतर यूज़ करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वे भी हमारी जायद क्रॉप्स में ही आती हैं। फोडर क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स जो हम पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये हमारा हुआ क्रॉपिंग सीज़न इन इंडिया। तो आपको ध्यान क्या देना है कि हमारी जो कंट्री में 3 क्रॉपिंग सीज़न होती हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी जो होती है, रबी क्रॉप्स का जो सोइंग होती है वह विंटर टाइमिंग में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पाई जाती है। हार्वेस्टिंग इनकी अप्रैल से जून के बीच में की जाती है। खरीफ क्रॉप्स जून के मंथ में इनकी सोइंग होती है और सितंबर टू अक्टूबर के बीच में इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। और जायद जो होती हैं ये रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जो शॉर्ट इंटरवल होता है उनके बीच में हमारी जायद क्रॉप्स का ग्रोन अप देखने को मिलता है। एंड मैक्सिमम इसमें वेजिटेबल्स और कुछ हमारे सीजनल फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ फोडर क्रॉप्स भी इन्वॉल्व होती हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट डे वी विल ट्राई टू understand about the important crops in India. So thanks to all.